हेलो एवरीवन, मैं गुंजन टीका की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट किंगडम विच इज अ फंजाई। ठीक है, हमने मोनेरा किंगडम देख लिया है, हमने प्रोटिस्टा किंगडम देख लिया है ना। मोनेरा के अंदर किसको रखा गया है? सभी बैक्टीरिया को रखा गया, विच आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था प्रोटिस्टा किंगडम, जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, जो प्लांट लाइक भी है, एनिमल लाइक भी है और फंगस लाइक भी है। ठीक है, इनके हमने सारी क्लासिफिकेशन भी देख ली थी कि भाई प्रोटिस्टा किंगडम को फर्दर क्लासिफाई किया गया था। दैट वाज द क्रिसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोर्स और लास्ट वन दैट वाज द प्रोटोजोआ। ठीक है, तो आज हम इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किंगडम डिस्कस करेंगे विच इज द फंजाई। है ना, आप देखो जो फंजाई किंगडम होता है हमारा, फंजाई किंगडम जो है ऑब्वियस वाली बात है, वो मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जैसे हम आगे जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो फंजाई के अंदर किसको रखा गया है? फंजाई में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो डेड एंड डिकिंग मैटर को ईट करते हैं। ठीक है, हमें पता है, ये हम छोटी क्लास में एक बेसिक चीज को हम याद कर चुके हैं, क्या कि जो फंजाई है वो क्या करते हैं? दे ईट द डेड एंड डिकिंग मैटर। है ना, तो जो डेड एंड डिकिंग मैटर को खाते हैं दैट आर प्लेस इन द फंजाई किंगडम। ठीक है, और इनकी वो सेल कैसी होती है? यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर है ये, है ना। फंजाई और ऑर्गेनिज्म कैसे? यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर। यूकैरियोटिक हमें पता है कि इनके पास क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनल्स होंगे। मल्टी सेलुलर मतलब क्या? ये मैनी सेल से मिलकर बने होंगे, है ना। और दे ईट द डेड एंड डिकिंग मैटर, डेड और डिकिंग मैटर को खाते हैं, तो इसलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? सेप्रोट्रॉफिक होता है। ठीक है, एग्जांपल्स में जैसे सबसे जो कॉमन एग्जांपल कौन आते हैं? हमारे मशरूम्स और टॉडस्टूल्स। मशरूम्स तो हमें पता ही है, ये कौन है? मशरूम्स है ये। ठीक है, ये कौन है? मशरूम्स। ठीक है, और मशरूम्स कैसे होते हैं? दे आर द एडिबल। मशरूम्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, यानी कि ये ईटेबल होते हैं, इनको हम खा सकते हैं। और ये एडिबल है, ईटेबल है, इट मीन व्हाट कि ये कैसे होते हैं? हार्मलेस होते हैं। ठीक है, कि ये कैसे होते हैं? हार्मलेस होते हैं, इनके अंदर कोई पॉइजन नहीं होता है। ठीक है, जबकि इसके जैसे बिल्कुल दिख रहे होते हैं मशरूम के जैसे, वो कौन होते हैं? टॉडस्टूल्स। है ना, ये कौन है? वो सेकंड वाले, ये टॉडस्टूल्स है। और ये जो टॉडस्टूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं ये, दे आर द पॉइजनस। ठीक है, तो यानी कि पॉइजनस है, तो ये क्या है? ये ईटेबल नहीं है, दे कांट बी ईट, इनको हम नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो बोथ आर बिलोंग्स टू द फंजाई किंगडम। और ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? डेड एंड डिकिंग मैटर को खाएंगे। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फिर क्या है? सेप्रोट्रॉफिक है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से, मेनली काइटिन से। ठीक है, इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से। ठीक है, अब ये फंजाई जो है वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर है, मैनी सेल से मिलकर बने होते हैं, बट उसमें से एक हमारा एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से मिलकर बना होता है, जो कौन है? यीस्ट। तो यूनिसेलुलर फंजाई कौन है हमारा? यीस्ट। ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड और बियर बनाने के लिए, है ना। तो यीस्ट का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ब्रेड और बियर बनाने के लिए, विच इज अ यूनिसेलुलर फंजाई। ठीक है, अब और साथ में ये जो हमारे फंजाई है, इनके फायदे भी है तो इनके नुकसान भी है। हर चीज के फायदे नुकसान होते ही हमें पता ही है ना। जैसे कि हमारे मशरूम जो है वो ईटेबल है, हमारे लिए खाने के लिए है। और तो कुछ ऐसे फंजाई भी है जिसकी वजह से क्या होता है? हमें डिजीज हो जाती है, हमें भी और प्लांट्स को भी। जैसे कौन आ गया? वो पक्सीनिया। पक्सीनिया जो है ये क्या है? इट कॉज डिजीज इन द वीट। ठीक है, ये वीट के प्लांट के अंदर डिजीज कर देता है। डिजीज का नाम क्या है? वीट रस्टिंग। वीट रस्टिंग हो जाती है ना। तो जो भी हमारा वीट होगा उसके ऊपर स्पॉट से पड़ जाएंगे, व्हाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो वो किसकी वजह से हुआ है? पक्सीनिया की वजह से हुआ है। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के दो फायदे हैं। पेनिसिलियम इट इज आल्सो फंजाई विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एंटीबायोटिक। है ना, तो पेनिसिलियम की वजह से एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती है। और एंटीबायोटिक हमें पता है ना, एंटीबायोटिक्स क्या है? दे आर द केमिकल्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? ये केमिकल्स है। ठीक है, और ये केमिकल्स क्या करते हैं? किल द अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल द अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती है वो कौन प्रोड्यूस करती है? सबसे पहले एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस की गई है वो पेनिसिलियम ने प्रोड्यूस करी थी। और ये एंटीबायोटिक्स, ये केमिकल्स क्या करते हैं? अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये जो हमारे फंजाई होते हैं ये एवरीवेयर फाउंड होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हर जगह मिलता है, ऐसे फंगस भी हर जगह मिलते हैं। और इनको ग्रो होने के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है? वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट इनको चाहिए होता है, गर्म हो और साथ में नमी हो, तो वहां फंगस ग्रो हो जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे वो फंजाई के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो फंजाई का जो स्ट्रक्चर होता है,
फंजाई दे आर प्रेजेंट इन द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो फंजाई को अगर मैंने माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझे क्या नजर आएंगे, लंबे लंबे ऐसे धागे नजर आएंगे। तो फंजाई का स्ट्रक्चर क्या होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, हाइफी। अब देखो ये जो हाइफी होता है उसमें वो क्या होता है, कुछ हाइफी के अंदर क्या होते हैं, क्रॉस वॉल्स होती है, और कुछ हाइफी के अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती है। ठीक है, अब देखो जैसे ये हाइफी हो गया, तो क्या देखा जाएगा, ये जो हाइफी है, हाइफी कौन है, इट इज अ लॉन्ग थ्रेड। ठीक है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, हाइफी। तो क्या देखा जाता है कि कुछ हाइफी के अंदर क्या होता है, सेपरेशंस होती है, और कुछ हाइफी के अंदर सेपरेशंस नहीं होती है। जैसे, ठीक है, तो ऐसे ही है। तो कुछ कुछ हाइफी के अंदर क्या है, वो ऐसे ही छोटी छोटी सी वॉल्स होती है, कुछ कुछ क्रॉस वॉल्स होती है। ठीक है, और इन क्रॉस वॉल्स को क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टा। तो जिन हाइफी के अंदर क्रॉस वॉल्स होती है, सेपरेशंस होती है, तो ऐसी हाइफी कौन सी होती है, सेप्टेट हाइफी होती है ना। तो ऐसी हाइफी को हम क्या बोलेंगे कि ये हाइफी क्या है, सेप्टेट है। और इसमें क्या दिख रहा है हमें, इसके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं है, सेप्टा नहीं है। तो इस हाइफी के अंदर क्या है, नो क्रॉस वॉल्स। और क्रॉस वॉल्स ना होने की वजह से ये क्या है, आसेप्टेट है। ये क्या है, आसेप्टेट। ठीक है, तो हाइफी जो है क्रॉस वॉल्स के अकॉर्डिंग वो दो टाइप की होती है, जिसमें सेपरेशंस नहीं होगी वो है आसेप्टेट, जिसमें क्रॉस वॉल्स होगी वो कौन है, सेप्टेट। ठीक है, अब देखो जिसके अंदर वो क्या होता है, क्रॉस वॉल्स नहीं होती है, सेप्टेट नहीं होते हैं, सेप्टा नहीं होता है, तो ऐसी हाइफी क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। उसमें क्या होता है, मैनी न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस नहीं होगा, उसमें क्या होगा, मैनी न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, और जबकि जो सेपरेशन जिसके अंदर प्रेजेंट है, सेप्टा जिसमें प्रेजेंट होता है, तो उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, इट हैज ओनली द वन न्यूक्लियस। है ना, तो जिसके अंदर सेपरेशन होती है वो कैसी होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, दैट विल बी अ यूनी न्यूक्लिएटेड। और जिनके अंदर क्या होता है, क्रॉस वॉल्स नहीं होती है, सेपरेशन नहीं होती है, वो क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, देन इट विल बी अ मल्टी न्यूक्लिएटेड। और मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए एक और वर्ड क्या यूज करते हैं हम, सीनोसिटिक। ठीक है, कोई बोलेगा ये सीनोसिटिक हाइफी है ये। तो सीनोसिटिक हाइफी का क्या मतलब है, कि इसके अंदर क्या है, मैनी न्यूक्लियस है। और अगर सेपरेशंस अगर होगी तो यूनी न्यूक्लिएटेड होगी, तो इट विल बी अ सेप्टेट हाइफी। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप के लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का स्ट्रक्चर हो गया हाइफी का, सेप्टेट और असेप्टेट। ठीक है, अब देखो क्या देखा जाता है, कि ये जो हमारी हाइफी होती है, जब ये हाइफी क्या बनाती है, नेटवर्क बनाती है, एक जाल बनाती है। ये हाइफी ने क्या करा, ठीक है, हाइफी ने क्या बनाया, एक जाल बना दिया, नेटवर्क बना दिया। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी, जब ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, जाल बनाते हैं, तो नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोला जाता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी कॉल्ड एज अ माइसीलियम। क्या बोलते हैं इसे, माइसीलियम। ठीक है, तो जब भी अगर हम माइक्रोस्कोप में हमें देखेंगे अगर माइक्रोस्कोप में फंजाई को, तो हमें एक एक थ्रेड थोड़ी नजर आएगा, वी विल सी द नेटवर्क ऑफ हाइफी। और नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोलते हैं, माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से माइसीलियम का जाल है, और हाँ, हाइफी का नेटवर्क है, और हाइफी के नेटवर्क को क्या बोला जाता है, माइसीलियम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। जो हमने देखा कि फंजाई जो होता है वो लॉन्ग थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इन्हीं लॉन्ग थ्रेड्स को क्या बोलते हैं, हाइफी। अगर सेपरेशन अगर नहीं होगी तो आसेप्टेट हाइफी है, सेपरेशन अगर होगी तो वो सेप्टेट हाइफी है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, सिनोसिटिक होगी, और ये यूनी न्यूक्लिएटेड होगी। और नेटवर्क ऑफ हाइफी को ही जाल जो बनता है हाइफी का, तो उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। अब ये तो हमने देख ही लिया था कि ये जो फंजाई होते हैं डेड एंड डिकिंग मैटर को ईट करते हैं, दैट्स तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोफिटिक होता है। ठीक है, और ये जो फंजाई होते हैं, और कुछ फंजाई कैसे होते हैं कि ये प्लांट पे और एनिमल पे रह के फूड को गेट करते हैं, और हमें पता है जो प्लांट और एनिमल पे रह के फूड को गेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। तो कुछ फंजाई पैरासाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। और जो भी फंजाई पैरासाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो जनरली वो क्या कर देते हैं, ह्यूमंस के अंदर वो ह्यूमंस में क्या कॉज कर देते हैं, डिजीज कॉज कर देते हैं, दे विल कॉज अ डिजीज। तो जो भी फंजाई एज अ पैरासाइट बॉडी के सरफेस पे रहेगा या फिर बॉडी के अंदर रहेगा, तो वो ह्यूमंस को क्या कर देते हैं, डिजीज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि जो फंजाई स्किन पर ग्रो कर दे, स्किन पर ग्रो हो जाती है, तो उस फंजाई के स्किन पे ग्रो होने की वजह से ह्यूमन स्किन को क्या हो जाता है, रिंग वर्म हो जाता है ना। तो ये कौन सी बीमारी है, ये कौन सी डिजीज है, ये रिंग वर्म।
तो ये जो यहाँ पे फंगस है, ये क्या हुआ, स्किन पर ग्रो हुआ, और स्किन पे ग्रो होने की वजह से ह्यूमन को कौन सी डिजीज हो गई, रिंगवर्म हो गई, है ना। तो दिट्स ड्यू टू द पैरासाइट ऑफ फंजाई, पैरासाइट ऑफ फंजाई, है ना ये, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट ये, तो फंजाई और एल्गी के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकेन, है ना। ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लाइकेन क्या होता है। तो लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी, इन दोनों के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं, जिसमें दोनों को फायदा होता है। तो एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी इज द लाइकेन इन विच बोथ आर बेनिफिटेड, बोथ आर बेनिफिटेड, जिसमें दोनों का फायदा होगा, एल्गी का भी और फंजाई का भी। एल्गी को कैसे फायदा है कि फंजाई जो है उसको वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, एक जगह प्रोवाइड कर रहा है। और फंजाई को कैसे फायदा हो रहा है कि फंजाई जो है वो फूड को गेट कर रही है फ्रॉम द एल्गी, ठीक है। तो उसमें इस लाइकेन के अंदर दोनों को एक दूसरे का फायदा होता है, बोथ आर बेनिफिटेड, और जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो ऐसे एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो लाइकेन में दोनों को फायदा हो रहा है, तो एक ऐसे एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। ऐसी एक और आगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फंगस है वो एल्गी के साथ साथ एसोसिएशन तो रखते ही है, जिसको क्या बोलते हैं, लाइकेन। फंगस जो है वो हमारे रूट्स ऑफ द हायर प्लांट के साथ भी एसोसिएशन करते हैं, फंगस आल्सो एसोसिएट विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। और जब फंगस रूट्स ऑफ द हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, माइकोरहाइजा। क्या बोलते हैं, माइकोरहाइजा। तो माइकोरहाइजा इज द एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट, ठीक है। और इसके अंदर भी दोनों को ही फायदा होगा, फंगस को भी फायदा होगा और प्लांट की रूट्स को भी फायदा होगा। तो जिसमें दोनों को फायदा होता है, तो ये भी कैसे एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दिस इज आल्सो अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो हमने दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के एग्जांपल देखे जिसमें दोनों को फायदा हो रहा था। एल्गी प्लस में फंजाई क्या होता है, लाइकेन, और फंगस प्लस में रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स का एसोसिएशन कौन सा है, माइकोरहाइजा, ठीक है। अब देखो इसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्शन, कि अब ये फंजाई जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, हाउ फंजाई इंक्रीज इट्स नंबर। अब देखो जब भी कोई लोअर ऑर्गेनिजम्स होगा ना, फंजाई भी लोअर ऑर्गेनिजम्स, ये प्रिमिटिव में ही आते हैं, ठीक है। तो जो भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो जनरली रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द असेक्सुअल मोड, है ना। अभी हमने पीछे देखा था बैक्टीरिया भी मेनली किससे रिप्रोड्यूस कर रहा था, फिजन के थ्रू। प्रोटिस्टा के अंदर भी कौन सा होता है, फिजन ही होता है, ठीक है। और फंजाई भी एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो इनके अंदर भी रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, असेक्सुअल मोड ही होगा, ठीक है। तो असेक्सुअल के अंदर क्या हो सकता है, वो बर्डिंग हो सकती है कि एक स्मॉल बर्ड से नया ऑर्गेनिज्म आ रहा हो, फ्रेगमेंटेशन हो सकती है और फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। और बर्डिंग तो जनरली हमने किस में देखी है, बर्डिंग अकर इन यीस्ट, ठीक है। यीस्ट के अंदर क्या होती है, वो बर्डिंग होती है ना। बर्डिंग क्या होता है, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस है इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर वो नया ऑर्गेनिज्म किससे आएगा, इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म इज अराइज फ्रॉम द बर्ड, ठीक है। जब नया ऑर्गेनिज्म एक बर्ड से अगर आ रहा हो, छोटी सी कली से अगर नया ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्डिंग, ठीक है। फिर ये जो नया ऑर्गेनिज्म होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म डिटैच, नया ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट एंड लीव एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और वो प्रेजेंट होता है एज अ नए ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में, ठीक है। तो जो बर्डिंग होता है वो किस में देखने को मिलता है, हमें यीस्ट के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर नया यीस्ट, नया ऑर्गेनिज्म कैसे आएगा, छोटी सी कली से आएगा, बर्ड से आएगा, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो वो जैसे ही हमारा ये यीस्ट हो गया, हमें पता है यीस्ट जो एक यूनिसेलुलर फंजाई है, इस यीस्ट के ऊपर कौन आया, एक छोटा सा बर्ड आया, ठीक है। फिर इस बर्ड से क्या होगा, नया यीस्ट तैयार हो गया, बर्ड से क्या हुआ, नया यीस्ट अराइज हो गया, ठीक है। फिर ऐसे अगेन फिर एक छोटा सा बर्ड आएगा, फिर एक नया यीस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक चेन सी बन जाती है, ठीक है। तो चेन ऑफ यीस्ट इज फॉर्म्ड, फिर जब ये चेन बहुत लंबी हो जाती है तो फिर ये सारे के सारे सेपरेट हो जाते हैं एंड लीव एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म,
ठीक है, तो ये बडिंग हो गया, है ना? फ्रेगमेंटेशन के अंदर ये क्या होगा, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में बट जाएगा, और ये फ्रेगमेंट से क्या होंगे, नए ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना? फिजन में क्या होता है, डिवीजन ही होता है। और ये स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकता है ना? जैसे स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, वो कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर्स। याद रखना, ये जो तीनों स्पोर्स है वो कौन से, हमारे आसेक्सुअल स्पोर्स है। और आसेक्सुअल स्पोर से भी क्या होगा, नया फंजाई ग्रो होगा, है ना? तो आसेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स। ये कौन है हमारे, ये आसेक्सुअल स्पोर है। और आसेक्सुअल स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो उससे जो नया हाइफी बनेगा, नया फंजाई बनेगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट के, है ना? हमें पता है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म आसेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस करता है तो नया ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है। ठीक है, तो आसेक्सुअल स्पोर से जब भी एक नया फंगस बनेगा, इट विल बी एग्जैक्ट कॉपी टू द पेरेंट। ठीक है, अब देखो साथ में क्या होता है, ये जब लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत ही रेयरली सेक्सुअल प्रोडक्शन भी शो करते हैं, और ऐसे हमारा फंजाई भी है, फंजाई भी सेक्सुअल प्रोडक्शन शो करता है, जो कि बहुत ही स्पेशल है फंजाई के लिए। ठीक है, तो फंजाई आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल प्रोडक्शन। और सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से, हमारे oospores, ascospore, basidiospores, ये सब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो फंगस की क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन द सेक्सुअल स्पोर्स ही है ना? तो सेक्सुअल प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ठीक है, तो अब देखते हो सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होती है फंजाई के अंदर। हाउ सेक्सुअल प्रोडक्शन अकर इन द फंजाई। देखो जब भी वो क्या होता है, फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो क्या होता है, दो हाइफी जो होते हैं, दो कंपैटिबल हाइफी क्या होते हैं, आपस में फ्यूज कर जाते हैं। जैसे ये हाइफी वन आ गया और ये हाइफी टू आ गया, हाइफी वन और ये हाइफी टू। ठीक है, तो ये दोनों जब भी किसी भी दो फंजाई को क्या करना है, सेक्सुअल प्रोडक्शन करना है, तो दो हाइफी क्या करते हैं, सबसे पहले फ्यूज कर जाते हैं। दीज टू हाइफी आर फ्यूज। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ हाइफी होता है। ठीक है, तो दो हाइफी क्या होता है, वो फ्यूज करते हैं। और दो हाइफी के फ्यूज होने के बाद क्या होगा, जब भी दो हाइफी फ्यूज करेंगे तो उसमें सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है। ठीक है, तो जब भी उसके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा तो दो हाइफी फ्यूज करें, और दो हाइफी के फ्यूज होने में सबसे पहले कौन फ्यूज करता है, इन हाइफी का साइटोप्लाज्म। तो क्या होगा, सबसे पहले फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सबसे पहले वो साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। और साइटोप्लाज्म के फ्यूज होने को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, तो सबसे पहले वो दो हाइफी फ्यूज हुए, और दो हाइफी में फ्यूज हुए सबसे पहले क्या हुआ, साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ। और फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता है, इमीडिएटली न्यूक्लियस की फ्यूजन नहीं होती है, नो न्यूक्लियाई फ्यूजन, न्यूक्लियाई अभी फ्यूज नहीं करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, और साइटोप्लाज्म के फ्यूज होने की वजह से क्या हुआ है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के फ्यूज हुआ, और साइटोप्लाज्म के फ्यूज होने के बाद न्यूक्लियस फ्यूज नहीं कर रहा है, अभी न्यूक्लियस दोनों के दोनों अभी ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो दो साइटोप्लाज्म फ्यूज हुए, न्यूक्लियस डिवीजन नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या बन गया, एक ऐसी सेल बन गई दैट हैज द टू न्यूक्लियाई, जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई है ना? और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इस सेल को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन। इसको क्या बोला जाएगा, डाइकैरियोन सेल बोला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, टू न्यूक्लियाई है, क्योंकि न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं करें। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद क्या बना, एक ऐसी सेल बनी दैट हैज द टू न्यूक्लियाई, और सेल को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन सेल बोलते हैं। और फेस क्या बोला जाएगा, ये फेस कौन सा, डाइकैरियोन फेस है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो डाइकैरियोन सेल बनी जिसके अंदर दो दो न्यूक्लियाई है, आफ्टर अ व्हाइल कुछ टाइम बाद फिर ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, और न्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियस कॉल्ड एज अ कैरियोगेमी। ठीक है, अब देखो उसका आगे का देखे तो, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस अकर, उसके बाद अब ये जो दो न्यूक्लियाई, अब ये न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, और न्यूक्लियाई के फ्यूजन के कोई क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। ठीक है, अब न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, और ये कौन सा सेल बन जाएगा, फिर ये डिप्लॉयड सेल बन जाएगा। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस, तो डाइकैरियोन से फिर जब ये न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, तो इस सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बन गए।
इट विल फॉर्म द जाइगोट। ठीक है, तो हमें 3 स्टेजेस याद रखने हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, 2 हाइफी फ्यूज करें, और 2 हाइफी में पहले कौन फ्यूज करता है, साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के फ्यूज होने को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस ऐसे ही रहेंगे, 2 न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं करे हैं, तो कौन सी सेल बन गई, डाइकैरियोन सेल बन गई। और कुछ टाइम बाद फिर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, और न्यूक्लियस के फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, फिर जाइगोट के अंदर क्या होगा, फिर जाइगोट के अंदर वो क्या होगा, मियोसिस होगा। जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होगी। ठीक है, हमें पता हो जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है, 2n होती है। तो जैसे ही जाइगोट के अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुई, तो जाइगोट के अंदर क्या होगा, फिर ये जो एक सेल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, है ना। 4 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे स्पोर्स बन जाएंगे, फिर इट विल फॉर्म द स्पोर्स। और ये स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है। तो एज द जाइगोट इज फॉर्म, तो देन इन दिस मियोसिस अकर, रिडक्शन डिवीजन अकर, दैट विल लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, और फिर ये हैप्लॉइड स्पोर जैसे ही अंडर अ सूटेबल कंडीशन जर्मिनेट होते हैं, तो देन इट विल लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू हाइफी, तो नया हाइफी बनेगा। और ये जो हाइफी बना है वो सेक्सुअल प्रोडक्शन की वजह से बना है, तो दैट hyphae will be similar to the parent, not exact copy to the parent. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फंजाई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बेसिस पे क्या किया गया, फंजाई को फर्दर क्लासिफाई किया गया इनटू द मेनी पार्ट्स। ठीक है, तो क्या क्या थे एक बार और अगर हम देखें, तो सबसे पहले वो हाइफी फ्यूज करा। हाइफी फ्यूज होने के वजह से सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, विच इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोगेमी। 2 न्यूक्लियस ऐसे ही रह गए, जिससे कौन सी सेल बन गई, डाइकैरियोन सेल बन गई। फिर कैरोगेमी हो जाएगा, न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाएगा, जिससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट के अंदर रिडक्शन डिवीजन हो गया, मियोसिस हो गया, देन विल लीड द फॉर्मेशन ऑफ अ हैप्लॉइड स्पोर्स। और एज दिस हैप्लॉइड स्पोर्स आर जर्मिनेट, तो देन इट विल गिव द न्यू सिमिलर हाइफी। ठीक है, तो होप सो आपको फंजाई का भी तक यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, आगे की फर्दर क्लासिफिकेशन वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।